विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब, इनको मेरा विनम्र अभिवादन। और बहुजन समाज के सभी महापुरुष और महिलाएं, उन्हें सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और एमएसएस के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति जी को अभिवादन। और सभी ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे सभी पुरुष महिलाओं को जय भीम। चंद्र कीर्ति भंते जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। हम बनते नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं निश्चितम् आं भन्ते पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि।
सुरमेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि दूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं सिक्खापदं समादियामि। समादियामि इमानि पञ्चसिक्खापदानि न सुगतियन्ति शीलेन भोजसम्पदा न निवृत्तिं यन्ति तस्मात् विशोधयेति। आम भंते भन्ते साधु 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 साधु। तो अभी 3 माह का वर्षवास समापन दिन हो रहा है। दिनांक 4 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन जूम पर भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति के उपस्थिति में कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के महिला सशक्तिकरण संघ के सदस्य अपने अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आज के वक्ताओं के नाम इस प्रकार है: सरोज राजवर्धन, सेकंड है शीला सोमकुंवर, और लास्ट में मार्गदर्शन करेंगे हमारे भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति। तो पहला नाम मैं लेना चाहूंगी सरोज राजवर्धन। इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं सरोज राजवर्धन, वैशाली नगर, नागपुर से। सभी को मेरा जय भीम। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, संविधान के रचयिता प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को त्रिवार वंदन और महिला सशक्तिकरण संघ के सम्मानित सदस्य और आज के इस ऑनलाइन जूम के माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। कल सुबह से ग्रुप में कोई मैसेज नहीं था प्रोग्राम के बारे में, इसलिए मुझे तो लग रहा था कि आज का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया है। इसीलिए मेरा कुछ बोलने का उतना प्रिपेयर नहीं मैं कर पाई हूँ। शायद रात को बहुत देर से मैसेज डाले भंते जी ने, क्योंकि हर वक्त ऐसा होता है कि प्रोग्राम रहता है तो कम से कम सुबह से शाम तक के 10-15 बार मैसेज आ जाता है कि प्रोग्राम है प्रोग्राम है। तो कल एक भी मैसेज नहीं था तो मुझे लगा शायद वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, पर कोई बात नहीं। वैसे मैं आज की परिस्थिति पर बोलना चाहूंगी। जैसे फिलहाल की घटना ले लीजिए, मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ, हाथरस के आंसू सूखे भी नहीं थे कि फिर से बलरामपुर की घटना, आजमगढ़ की घटना, ये सब सुन सुनकर मन इतना आहत हो गया है कि आखिर क्यों होता है ये सब कुछ। क्यों बहुजनों की ही बेटियां दरिंदगी का शिकार होती है। एक तरफ देखा जाए तो ऐसी बहुत सी जगह आज भी जातिवाद है और कहते हैं कि अछूतों के घर का पानी भी पीने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो अछूतों की बेटी के पूरे शरीर को छूकर नोचते हैं, तब इनका धर्म कहाँ जाता है। समझ नहीं आता है कि ये सही में हैवान बन चुके हैं या हमें मानसिक तौर पर कमजोर करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि दिया बत्ती जलने के बाद यानी शाम को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तो मनीषा की बॉडी को आधी रात को कैसे जलाया गया। एक तरफ ये बातें करते हैं राम राज्य की, तो क्या इनके राज्य में सही में सीता सुरक्षित है?
हर घटना को ये लोग जातिवाद के नजरिए से देखते हैं। जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, तब लड़की का नाम नहीं लिया गया। आज की दुनिया के आधे लोगों को उस लड़की का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि वो लड़की एक उच्च वर्ग की थी। जब निर्भया कांड हुआ, तब सारा देश सड़कों पर उतरा था। आज कहाँ है? क्योंकि वो लड़की एक उच्च वर्णीय थी। पर क्या मनीषा किसी की बेटी नहीं थी? या फिर बहुजन समाज में जन्मे बेटियों की कुछ भावनाएं नहीं होती? आप टीवी चालू करिए, क्या खबरें दिखाते हैं। बॉलीवुड में लोग कितना ड्रग्स ले रहे हैं, कितनी पार्टियां कर रहे हैं, कितनी अय्याशी कर रहे हैं, पर बहुजनों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को दिखाने में इस दलाल मीडिया को शर्म आती है। हमारी एक बच्ची 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक तड़पती रही। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हमारे देश को इसका पता ही नहीं चलता। हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे देश में जिन्होंने जिम्मा उठाया है वो बॉलीवुड के लोगों की अय्याशी दिखाने में व्यस्त थे। हम सोचते हैं कानून सबके लिए बराबर है, पर यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाल है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, मगर बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ नारेबाजी करते रह जाते हैं। सोचिए कब बोलेंगे हम। आज मैं भी आपके सामने बोलूंगी, कल चुप बैठूंगी, एक दिन सड़कों पर उतरकर नारे लगाएंगे। पर पावर उनका, सत्ता उनकी, न्यायपालिका उनकी, तो हुक्म भी उनका ही चलेगा, क्योंकि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले लोग उनके फेंके हुए टुकड़े चाटने में व्यस्त है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए मैं खुद की खुद को भी दोषी मानती हूँ, क्योंकि हम रात दिन बाबा साहब के विचार और बुद्ध के विचार सालों से लोगों को बता रहे हैं, पर क्या सही में उनके बताए रास्तों पर चल रहे हैं? क्योंकि 4-4, 5-5 घंटे स्टेज पे भाषण देना बहुत आसान है, पर उन्हीं विचारों को खुद में उतार कर सही रास्ते पर चलना उतना ही मुश्किल है। आज तक हम सही मायने में बाबा साहब को समझ नहीं पाए। अगर समझ पाए होते तो आज ये परिस्थिति निर्माण नहीं होती। बाबा साहब ने कहा पढ़ो, हम पढ़े, पर हमारे अधिकार क्या है, उसका किस तरह उपयोग करना है, सीखे ही नहीं। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, हम अपने ही लोगों की टांगे खींचने के लिए संघर्ष करने में लग गए। बाबा साहब ने कहा संगठित हो जाओ, तो हमने गिनती ना कर सके, गिनती मुश्किल हो जाए, इतने सारे संगठन बना लिए। बाबा साहब ने कहा सत्ता काबिज करो, हमारे कई लोग प्रशासन में चले तो गए, पर वे समाज को भूलकर खुद का बंगला, गाड़ी और परिवार में व्यस्त हो गए। तो फिर अगर हम पर अत्याचार हो रहे हैं तो इसके लिए जवाबदार कौन है? सोचिए, कुछ रिजर्व सीट पर चुनकर चले गए, उनकी हालत गले में पट्टा बांधे कुत्ते के जैसी है। जो पार्टी के आदेश पर एक हीरोइन के घर दौड़ के जाते हैं पूछताछ करने के लिए, पर हाथरस के बारे में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करते। आज अगर सही मायने में बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले होते तो एक स्वाभिमानी बौद्ध समाज का निर्माण हो गया होता। बाबा साहब ने समता बताई, समानता बताई। कहाँ है समानता? हम समानता की बातें तो करते हैं क्या, लेकिन सही में समानता है? सही में समानता का व्यवहार करते हैं? आज के आधुनिक युग में भी कई घरों में, कितनी फैमिलीज में ये होता है कि लड़कों को कोई रोक टोक नहीं रहती, लेकिन लड़की के हर बात पर हम सवाल करते हैं, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब वापस आओगी? यही सारे सवाल हम लड़कों से करते हैं। तो यही से विषमता की बात शुरू होती है। सारी बातें हम लड़कियों को ही क्यों सिखाते हैं? कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या पहनना, बोलचाल, हर चीज, क्या यही सारी बातें हम लड़कों को सिखाते हैं?
अगर मैं एक स्त्री होते हुए भी इस बात को महसूस ना कर पाऊं तो कैसे समानता की बात कर सकती हूँ। कहने का मतलब मटेरियल वही पुराना है, बस लेबल नया है आधुनिकता का। हम लड़की के दिमाग में हमेशा से ये बात डालते रहते हैं कि इस घर की इज्जत को बनाए रखना, पर क्या कभी लड़कों को ये सिखाते हैं कि कभी किसी के घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जल, भोजन और वायु। स्त्रियां ही संतति की परंपरा में मुख्य भूमिका निभाती है। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है। भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्थाएं महिलाएं जीवन भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्थाएं महिलाएं आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती है। भारतीय संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों समान दर्जा देने के बावजूद आज भी महिलाएं अपने हक और अधिकार को नहीं समझ पाती है। आज जो घटनाएं घटती है हम बस उसके बारे में बात करते रह जाते हैं, कर तो कुछ नहीं पाते हैं, बस सड़कों पर उतर कर नारेबाजी लगाते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ महाराष्ट्र की, वही की बात करूंगी जो मैं देखते आई हूँ। आज भी कहीं पढ़ी लिखी फैमिलीज में बेटी को ये एहसास कराया जाता है कि तुम बेटी हो, बेटी जैसे रहो, बेटी जैसे तौर तरीकों में हर चीज में उसको ये एहसास कराया जाता है कि तुम बेटी हो। क्या हर बेटे को ये बातें हम क्यों नहीं सिखाते? अगर देर रात बेटी बाहर रहे तो माँ बाप की जान हलक में आ जाती है कि अभी तक क्यों नहीं आई, क्या हुआ होगा। उस पर पड़ोसी की बातें, अरे पड़ोस वाली की लड़की देर रात बाहर घूमते रहती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यानी आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि महिलाओं की दुश्मन हो गई है। तो ये मानसिकता हमें सबसे पहले बदलने पड़ेगी। हर कोई सोचता है मेरी बेटी को डांस क्लास लगाऊं, सिंगिंग क्लास लगाऊं, पर ये बात बहुत कम सोचते हैं कि मैं बेटी को शस्त्र कला में निपुण कराऊं, युद्ध कला सिखाऊं, कराटे सिखाऊं। अपनी सोच बदल कर देखिए। बेटियां कोई शो पीस नहीं है कि बेटियां कोई शो पीस नहीं है कि बाहर जाते समय उसको सजा धजा कर साथ में लेके जाए। बेटियों को इस तरह तैयार करे कि सामने वाला अगर घूरने की भी कोशिश करे तो उसकी आंखें फट जाए, ऐसा शोला बनाइए। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि हमने अपनी बेटी को ऐसा बनाया है। बेटियों को नाजुक कली नहीं, मील का पत्थर बनाइए ताकि कोई छूने से पहले मीलों की दूरी का एहसास करा सके। और बेटी और बेटों में फर्क करना छोड़िए। अभी भी कुछ वर्षों पहले की स्थिति से तुलना की जाए तो महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव तो आया है। हर बात के दो पहलू होते हैं। जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो महिलाओं की स्थिति से पूरी तरह से न खुश हुआ जा सकता है, नहीं संतुष्ट। अभी काफी कुछ करना बाकी है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति तो बहुत अच्छी है, पर आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उनकी स्थिति वैसी ही दयनीय है। अभी बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो शिक्षित है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। समाज के अन्य लोगों को महिलाओं से पहले और आज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव तो आया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि स्थिति संतोषजनक है। अभी भी ऐसे बहुत से अधिकार है जो महिलाओं को प्राप्त करना है।
सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और अपने हित के लिए सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले बेटी और बेटा में फर्क करना छोड़िए। जिस तरह एक बेटे को खुली छूट देके हम बड़ा करते हैं, उसी तरह बेटी को भी बड़ा करिए। क्योंकि आज के जो हालात है, जिस तरह की घटनाएं घट रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद बेटी को जन्म देना मुश्किल हो जाए और लोग ये पेट में ही बच्ची को हत्या कर दे। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमें अपनी सोच कैसे रखनी चाहिए। हम अगर कहते रहेंगे कि कोई आएगा हमारा उद्धार करेगा, तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं। एक बाबा साहब हो गए जिन्होंने अकेले ही सबके लिए लड़ाई लड़ी और आज हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या हम उस बात को सही में जानते हैं मन से? क्या शुक्रगुजार है उन बाबा साहब के? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे इसलिए चल रहे हैं, जहां तक हमारा फायदा हो सकता है तब तक हम बाबा साहब के मार्ग के फायदे के लिए उनके दिए हुए अधिकारों का उपयोग तो करते हैं। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब को हमने अपने जीवन में उतारना था, तो उसका परसेंट तो बहुत कम हो गया है। इतने साल हो गए, आज हम बाबा साहब के बारे में बहुत बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब को समझना था, उस तरह हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। और पता नहीं कि कितने साल लगेंगे हमें बाबा साहब को समझने के लिए। ये जो आज के हालात है, इस स्थिति को अगर हम काबू पाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई हमें न्याय देगा, हमारे लिए लड़ेगा, इसकी तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए है। इसका बस एक ही उपाय है कि बाबा साहब ने जो कहा था, बाबा साहब का जो सपना था भारत बौद्धमय करना, अगर उस सपने को हम सही में साकार करके दिखाते हैं, तो इस देश में अत्याचार बंद हो सकते हैं। क्योंकि जो बुद्ध के राह पर चलेगा वही जीवन का सही मतलब समझ पाएगा। तो मैं महिला सशक्तिकरण संघ के बारे सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ, कम से कम बाकी लोगों से उम्मीद तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से जो काम हो रहा है, कम से कम उतने लोग जो महिला सशक्तिकरण संघ में जुड़े हैं, वो लोग कम से कम सही तरह से लोगों तक बुद्धिज्म पहुंचाए, ताकि आने वाले कल में लोग हमारे तरफ देख के कहे कि ये है महिला सशक्तिकरण संघ के लोग और ये सही तरह से बुद्धिज्म को अपनाकर उस रास्ते पर चलते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि महिला सशक्तिकरण संघ के तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल जाए और अपने आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए कोशिश करें कि नहीं, इन लोगों के साथ अगर हम जुड़ते हैं, एक मॉब तैयार होता है, अगर सब मिलकर हम काम करते हैं, तो मुझे लगता है निश्चित ही इस देश का रूप बदल सकता है। तो इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद ताई। आज के परिस्थिति में यही चल रहा है, जो लड़कियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है और ये सदियों से आ रहा है। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम कहते हैं कि हमें समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज भी समान अधिकार है नहीं। और लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों से लेकर आज भी दुष्कर्म होता जा रहा है। तो ये मानसिकता के कारण है, जातिवाद है, तो ये सब चलता आ रहा है। तो बहुत अच्छे से बताया ताई ने, धन्यवाद ताई। और मैं आगे का नाम लेना चाहूंगी, तेला सोमकुंवर। इन्हें मैं गुजारिश करती हूँ कि अपने विचार व्यक्त करें। तेला सोमकुंवर। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जी, क्लियर हो रही है मेरी आवाज एकदम? हाँ, आ रही है। जी। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर
इनको मैं त्रिवार नमन करती हूँ। वैसे ही बहुजन समाज में जन्म लेने वाले समस्त महापुरुषों को मेरा नमन है। वैसे ही पूजनीय भंते जी डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को चरणों में मेरा त्रिवार नमन है। और इस वेबिनार से जुड़ी समस्त महिला सशक्तिकरण संघ की समस्त उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि ताई ने बताया अभी, वाकई में ये एक बहुत ही सोचनीय मुद्दा हो गया है आज के समय में कि सारी महिलाएं, मुझे लग रहा है कि सारी ही महिलाएं इससे बहुत आहत है। कब तक, आखिर कब तक ये सब चलेगा? ये ताई ने भी बहुत उसमें मार्मिक बताया है इस बात को। तो मैं भी, जैसा मुझे लगता है कि पूरा वर्षावास इतना अच्छे से मेरा बीत रहा था और बहुत आनंद पूर्वक सब हो रहा था। भंते जी के मार्गदर्शन में अच्छी साधना हो रही थी और ऑनलाइन इन आप सबसे मैं जुड़ पाई थी। मुझे बहुत खुशी थी इस बात की। लेकिन ये वर्षावास के अंत तक आते आते ये सारी घटनाएं, हाथरस वाली भी और भी जो यूपी की घटनाएं हैं, और यूपी की घटनाएं तो अभी है, लेकिन ऐसा वाकई सदियों से चला रहा है। तो इससे हम महिलाएं वाकई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत हुए हैं और आहत बहुत ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समझ नहीं आता है कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए। ये वाकई ताई ने भी इस बात पे वो जोर दिया बहुत कि हम लोग महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से जुड़ के हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करें ताकि इस तरह की घटनाओं को पूरे इंडिया में ना सही, लेकिन हाँ थोड़े स्तर पे रोकने की कोशिश करें, है ना। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मुझे तो एकमात्र मार्ग दिखाई देता है धम्म का मार्ग। क्यों? क्योंकि धम्म के मार्ग में तथागत ने तब से अभी तक बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से और तथागत ने ऐसे समय में जब मतलब बहुत ही ज्यादा हम लोगों के पुरखों पे कितना अभी ये हाल है, तो तब आप सोचिए कि जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे तो तब क्या हालत हम लोगों की होती होगी, हमारी महिलाओं की होती होगी, हमारी बच्चियों की होती होगी। तो ये सब सोच के, ये सब सुन के और भी हम बुद्ध और बाबा साहब के प्रति और भी कृतज्ञ हो जाते हैं कि ऐसे समय में उन्होंने हम सबके लिए काम किया कि जैसे जिस समय में बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तो वाकई वो हमारे बहुत ही बड़े मार्गदर्शक हैं। हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए और उन्हीं बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वयं हमें, अपने परिवार को और अपने समाज को किसी न किसी स्तर पे सुखपूर्वक चलना और सुख से जीवन बिताने के लिए अग्रसर होना हम सबको बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इस ऐसे माहौल में महिला सशक्तिकरण संघ का भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाएं हम लोग खुद समझ के, और जो इस तरह की महिलाएं हैं जो नहीं समझती हैं और जो अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी धम्म को नहीं जानती है, बराबरी समानता को नहीं जान पाती है, स्लम एरियाज में, गाँव में, है ना, झुग्गी बस्ती में, तो इस तरह की महिलाओं के लिए जरूर हम महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से कुछ प्रयास कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हम जरूर करना चाहेंगे। जैसा कि मुझे लगता है कि ये सारे जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जरूर ये इस तरह का काम कर लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान होंगे ही, क्योंकि वो अपना स्वयं का नुकसान तो कर ही रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तथागत ने बोला है ना कि जो भी कार्य प्रत्यक्षतः घटित होने से पहले अपने मन में घटित होता है। तो सोचिए इतने बुरे बुरे काम वो करते हैं इस तरह के लोग, तो वो उनके मन में भी कितना पाप भरा होगा और जिसके कारण उनका स्वयं का भी नुकसान हो ही रहा होगा।
क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटने से पहले उसको खुद को सोचना पड़ रहा होगा, खुद के लिए उसको इस घटनाओं को तय करने के लिए अपने मन में काफी कुछ प्रयास करके प्रयास करना होता होगा उनको, इसीलिए वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। तो ये बहुत ही, यानी दूसरों का नुकसान तो वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना नुकसान भी कर रहे हैं। तो मुझे ये अपनी तरह से लगता है कि इन सारी घटनाओं को थोड़ा बहुत, जो हम धम्म के मार्ग पर चले, और हमारे धम्म में पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से जीवन को हम सुखी कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना जीवन सुखी करते हुए दूसरों के भी जीवन सुखी कर सकते हैं। जैसे भंते जी ने देशना के माध्यम से बताया था कि हमारे आसपास जो भी प्रत्यक्षतः दिखने वाले और नहीं दिखने वाले भी वो होते हैं जीव जंतु, हम कभी अकेले नहीं होते हैं। तो इस तरह के जीव जंतु जो हमारे आसपास होते हैं, जो दिखते हैं, कुछ तो नहीं भी दिखते हैं, तो हम अपने व्यवहार से उन लोगों का भी संरक्षण कर सकते हैं। जैसे धरती हमारे लिए है, वैसे ही अन्य सभी प्राणियों के लिए भी है। यहाँ उन प्राणियों का भी उतना ही अधिकार है जितना कि किसी मनुष्य का है। हम धम्म का आचरण करके, पंचशील का पालन करके अपने साथ साथ अन्य प्राणियों का भी पोषण करते हैं, क्योंकि हमारा पहला ही शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो इस तरह प्राणियों की रक्षा हमारे जरिए हो सकती है, क्योंकि हम इंसान होने के नाते हमारे में ये है, इतनी काबिलियत है कि हम अपनी रक्षा के साथ साथ अन्य प्राणियों की भी रक्षा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे शील में है, हमारे धम्म में है, और हमें अपने आचरण के माध्यम से उसको फलीभूत करना है, प्रत्यक्षतः दिखाना है। और अन्य शीलों के माध्यम से भी हम और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रकृति पर एक तरह से उपकार कर सकता है शीलों का आचरण करने से। तो मुझे ये लगता है कि हमको कहीं ना कहीं अपने धम्म को बढ़ाना के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल और केवल बुद्ध धम्म ही ऐसा है कि जिससे व्यक्ति जो है वो खुद सुखी रह के दूसरों को भी सुखी रख सकेगा, और दूसरों की इस तरह की हानि, जैसे कि अभी विकट समस्या के रूप में हम देख रहे हैं, इस तरह की हानि करने का प्रयास वो नहीं करेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहती हूँ। वो उदाहरण है, एक छोटा सा देश है भूटान का। भूटान एक छोटा सा देश है। उस देश में ने पहली बार ये प्रयास किया है कि वो वर्ल्ड लेवल पे जाकर उन्होंने पहली बार ये बोला था, भूटान ने सन 2011 में संयुक्त राष्ट्र में विश्व खुशी दिवस का प्रस्ताव रखा था, और उनके प्रयासों को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खुशी दिवस को मनाने के लिए 20 मार्च का दिन चुना। तो अब हर साल 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस या विश्व खुशी दिवस मनाया जाता है। और भूटान चूंकि एक बौद्धिस्ट कंट्री है, तो वहाँ ये सारे जो पैमाने हैं, स्केल है विश्व खुशी दिवस मनाने की, वो सारे कुछ बुद्धिज्म से लिए हुए हैं। बुद्धिज्म से लेने के छोटे छोटे जो देश हमें दिखते हैं, आयरलैंड है और फिनलैंड है, ये छोटे छोटे कंट्रीज जो है हमारे कंट्री के मुकाबले बहुत ज्यादा विश्व स्तर पे वो ज्यादा, वहाँ के लोग ज्यादा खुश है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ धम्म का पालन होगा, जहाँ बुद्धिज्म को फॉलो किया जाएंगे, जहाँ के लोग इस तरह से रहेंगे, वहाँ पर आम जनमानस भी खुश रह सकता है। तो इस उन्होंने जो खुशी का स्केल, खुशी का जो पैमाना है, वो सारा स्केल यानी सारा पैरामीटर जो है, समझिए बुद्धिज्म पर ही बेस्ड है। तो ये छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि
बुद्धिज्म यानी कितना जरूरी है हमारे और हमारे आसपास के लोगों के और हमारे वातावरण के, प्रकृति के संरक्षण के लिए बुद्धिज्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। तो मैं ये छोटा सा उदाहरण इसीलिए दी भूटान कंट्री का, क्योंकि हम देख रहे हैं इस साल क्या हुआ है कि इस साल जो स्केल है वो हर साल जैसे स्केल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऐसे चेंज होता है कि खुशी तो ऐसा है ना कि कोई छोटी सी बात से खुश होता है, कोई शॉपिंग करके खुश होता है, कोई नए कपड़े पहन के खुश होता है, कोई बच्चे की मुस्कुराहट से खुश होता है। तो ये स्केल वैसे थोड़ा सा बदलता है। तो इस साल के जो स्केल है, जो पैमाना था, उसमें ग्रीनरी, वातावरण जो खुशहाल हरियाली जहाँ होगी, जिस देश में हरियाली जहाँ होगी उस देश के लोग ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। तो ये हमने देशना में भी देखा है कि प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमने पंत जी के माध्यम से सुना। तो ये सारी चीजें बुद्धिज्म में है। प्रकृति, हम अपने साथ साथ प्रकृति का भी संरक्षण करें, शीलों का पालन करें। तो ये हम कम से कम पूरे कंट्री में ना सही, लेकिन कुछ लोगों को हम खुशी की, प्रसन्नता का पैमाना उनका बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों को हम अपना आपस के ग्रुप को और अपने आसपास के समाज को इस लेवल तक ला सकते हैं, बता के ये धम्म, कि वो अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार का जीवन सुखपूर्वक खुशी से व्यतीत कर सके। तो मुझे यही लगता है कि आज के स्थिति में, आज जो इंडिया के हाल है बहुत बुरे, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से मैं चाहूंगी कि ये प्रयास किए जाए आगे भी, कि थोड़ा थोड़ा जो है हम अपने आसपास, अपने झुग्गी बस्ती में जाके, मोहल्लों में जाके, और अगर हो सके तो गाँव में जाके महिलाओं को अवेयर करने का काम कर सके। क्योंकि मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि महिला अगर अवेयर होगी तो उसका परिवार उसके अवेयरनेस का फायदा उठा पाएगा, और धीरे धीरे समाज में भी ये चीजें देखने को आएगी, तो समाज भी सुधरेगा। और वाकई ये चीज बहुत जरूरी है होना, क्योंकि हम लोग जिस तरह से ताई ने भी बताया मेरे पहले कि हाँ, लड़कों को अलग स्केल से बड़ा कर रहे हैं, लड़कियों को अलग स्केल से बड़ा कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं हो। हाँ सर, जी हम लोग जी एक भक्ति लेना चाहेंगे और देख के बात कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जी जी जी।